मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। मैं आपके साथ अबू हुरैरा हूं और मेरे साथी सहबा हमारे साथ हैं। 1 बजे तक अगर हम सहबा बात करें तो 1% 33% तक वोटिंग हो चुकी है। 2015 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 50% के आसपास पोलिंग रही थी, लेकिन कोरोना के इस दौर में साहिबा अगर हम बात करते हैं तो पोलिंग बड़ी शानदार अभी तक रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 4 घंटे और बचे हैं इसमें पोलिंग में एक तरह से बढ़ोतरी होगी। तो अबू हुरैरा, जैसा कि हमने देखा न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार सुबह से इंतखाबी जंग 2020 के साथ हमारे जो नाजरीन हैं उनको पल पल की अपडेट दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट से भी हम जो सूरत हाल है बिहार में वो भी बता रहे हैं। तकरीबन 7 घंटे बीत चुके हैं वोटिंग को। हालांकि जो वोटिंग का हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा जो अबू हुरैरा मुझे लगता है कि जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रहे हैं। वोटरों की जो तादाद है वो कम नजर आ रही है। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कुछ खास गेस्ट भी जुड़ रहे हैं जो पूरी हमसे जो बिहार इलेक्शन को लेकर उनकी राय है वो रखेंगे और जो हमारे सवाल हैं, जो हमारी आवाम के सवाल हैं, हम उन हमारे न्यूज़ 18 के उर्दू के जरिए हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको तारुफ कराती हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अफसर शम्सी जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा अनवर हुसैन साहब आरजेडी के स्पोक पर्सन, ये भी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। जेडीयू के मोहम्मद नेमतुल्लाह, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अमित सिंह, ये चारों लोग इस वक्त हमारे डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तमाम तर सवालात हम इनसे लेंगे। मेरा पहला सवाल ये मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब से है। नेमतुल्लाह साहब, जो लगातार तशहीरी मुहिम में रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है और क्राइम का मुद्दा उठाया जा रहा है कि जंगल राज रहा, लेकिन जो 15 साल जेडीयू की हुकूमत रही उसमें भी क्राइम रेट कहीं कम नहीं नजर आया। और एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक जेडीयू की सरकार के टाइम में भी क्राइम रेट में कोई खास कमी नहीं हुई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात कहना सही नहीं होगा। क्राइम के वजह से ही 15 साल के बाद से लोगों ने नीतीश कुमार जी पर विश्वास जगाया और एनडीए की सरकार लोगों ने बनाई। और सबसे बड़ा यही था कि जंगल राज था, लोग बंदूकों को निकाल के कार में गाड़ियों में घुमा करते थे, दहशत का माहौल था, औरतें महफूज नहीं थीं और रात को 6 बजे के बाद से शाम होते हुए लोग घरों में घुस जाते थे। तो ये माहौल था, इसी बदलाव करके नीतीश कुमार को लोगों ने ले आया। उसके बाद से जिस तरह से नीतीश कुमार ने सुशासन का राज कायम किया, लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया और जिस तरह से काम किया, विकास किया, रोडों सड़कों को जिस तरह से चमकाया, बिजली का व्यवस्था किया, हर गांव में हर घर में बिजली, जो लोग तरसते थे कि बिजली आए और बिजली आज 22 घंटा 20 घंटा देहातों में बिजली रह रही है। तो इस तरह से लेकिन जो पसमानदा इलाके हैं उनमें भी अभी बिजली नहीं पहुंच पाई है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो विलेजेस हैं वहां पर अभी भी 22-22 घंटे 12-12 घंटे बिजली नहीं आती है। तो क्या सिर्फ जो डेवलपमेंट है वो शहरों तक ही महदूद है? नहीं, आपको आंकड़ा गलत है। देहातों में, रिमोट एरिया में भी बिजली के लाइन पहुंच गए हैं। पहले बिजली का लाइन तक, पोल तक नहीं रहता था, लेकिन अब बिजली रिमोट एरिया में पहुंचे हैं। इलाकों में रिमोट इलाकों में बिजली गई है और आज भी वहाँ 18 घंटा बिजली चल रही है। कुछ बाढ़ के वजह से कुछ दिक्कत हुई थी, कुछ बिजलियाँ नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन बाढ़ जैसे ही पानी उतरा, बाढ़ कमी हुई, ग्रिड पर पानी घुस गया था, उसको निकाला गया तो आज फिर शुरू हो गया 18 से 22 घंटा तक बिजली। चलिए, ठीक है नेमतुल्लाह साहब, आपके दावे अपनी तरफ, लेकिन पटना की जो सूरत हाल पिछले साल लोगों ने देखी थी शायद वो अभी भी उनके जहनों से एक तरह से उतरी नहीं होगी। मैं अजफर शम्सी साहब आपके पास आना चाहूंगा। शम्सी साहब, एक के बाद एक मरहला बिहार में गुजरता जा रहा है, दूसरा मरहला आ गया है। पहले मरहले में भी अलग अलग दावे किए जा रहे थे और दूसरे मरहले में भी हमने देखा कि यहां पर दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी और आरजेडी का दावा है कि पहले मरहले की तरह दूसरा मरहला भी शानदार रहेगा। हालांकि एनडीए और बीजेपी और जेडीयू के अपने अलग दावे हैं। शम्सी साहब,
इसलिए कि धरातल पे उनका कहीं कुछ नहीं है। बोलने के लिए वो कुछ बोल रहे हैं, खुशफहमी में रहें। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितने दावे में उनके दम है। क्योंकि बिहार की आवाम ने इस बात को देखा है और 15 सालों के अंदर जिस तरह से तरक्की और विकास एनडीए का एजेंडा रहा है, मुद्दा रहा है, और सभी शोबे में, चाहे वो तालीमी हो, माशी हो, समाजी हो, या फिर जो आमतौर से चुनाव में बिजली, पानी, सड़क मुद्दे होते थे, रोजगार होते थे, आज कम से कम बिजली, सड़क और पानी मुद्दे नहीं है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन एनडीए की सरकार ने कर दिया है। आज कनेक्टिविटी पूरे बिहार की इतनी अच्छी हो गई है कि आप किशनगंज से भी पटना 5 घंटे में पहुंच सकते हैं और भभुआ से भी 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। बिजली जो आरजेडी के पीरियड में 4-5 घंटे रहती थी, अभी 22 घंटे रहती है। तो नतीजा क्या है कि चाहे वो बिजली हो और सड़क हो या पानी हो, घर घर जल का नल पहुंचा है। तो शमसी साहब, ये 22 घंटे से 24 घंटे कब होगी बिजली? अभी भी 2020 में 22 घंटे ही बिहार में बिजली मिल रही है। नहीं, 24 घंटे बिजली कब होगी? बदलेगा कब बिहार? 24 घंटे भी मैंने कहा कि पहले बिजली रहती ही नहीं थी और अब बिजली रहती है। तो जब भी चुनाव नहीं, तो पहले तो लालटेन थी। 15 साल तो लालटेन रही, लोगों को बिजली की जरूरत ही नहीं रही। इन 15 सालों में बिजली की जरूरत पड़ी है। तो लालटेन से तो एलईडी युग में ला दिया। तो अबू हुरैरा ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना ही सही है, मतलब बेहतर हालात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से होना सही है। ला दिया। बिल्कुल। तो ये तरक्की नहीं है, तरक्की तो साफ झलक रही है। आप अगर अब आप बोलेंगे पहले की बात क्यों नहीं बोलेंगे, मवाजना तो होगा, बिल्कुल मवाजना होगा। तो इसलिए मवाजना अशफर शमसी साहब, तेजस्वी तो यही कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम बिहार वालों को 24 घंटे बिजली देंगे। अभी भी 2 घंटे आप लोग पीछे हैं। देखिए क्या यकीन करेगी बिहार की जनता। वो तो कह रहे हैं मैं 10 लाख पहले कलम से नौकरी दूंगा। अरे जिनके वालिद मोहतरम एक चपरासी की नौकरी रेल में देने में जमीन लिखवाते थे। अफसर शमसी साहब, तो आपकी हुकूमत ने भी तो कहा है कि आप 19 लाख नौकरियां देंगे, तो आपने तो उनसे ज्यादा का दाव खेल दिया। नहीं, मेरे पास विजन है, मेरे पास प्लानिंग है। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए उनके पास प्लानिंग नहीं है कि वो बता नहीं सकते हैं कैसे देंगे। हम बता सकते हैं, हम आईटी हब बनाएंगे, लाखों लोगों को देंगे, हम 3 लाख टीचर को देंगे, हम अनवर हुसैन साहब द्वारा देंगे, अनवर हुसैन साहब विकास के द्वारा देंगे। ठीक है, अनवर हुसैन साहब, कितना जो शमसी साहब दावे कर रहे हैं, कितने दम आपको नजर आ रहे हैं लगातार? क्योंकि अगर हम पोलिंग की बात कर लें, मरहलों की बात कर लें, दूसरा मरहला चल रहा है और फिर आरजेडी दावा कर रही है कि दूसरा मरहला भी उनके लिए बहुत शानदार होगा पहले मरहले की तरह। मुझे रहमतुल्लाह साहब के पहले जवाब देने दीजिए जी, और इस वादे के साथ कि आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे और बोलने का पूरा मौका देंगे। बिल्कुल। और आवाज म्यूट हो गई है। नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है अनवर हुसैन साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं सबसे पहले तो रहमतुल्लाह साहब सवाल करना चाहूंगा। जी जी जी। हमारे दोस्त हैं, वो जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं 15 साल की, उस 15 सालों में उसी जंगल राज की पार्टी में बैठे हुए थे। और जिन 15 सालों को वो डेवलपमेंट का सरकार बता रहे हैं, इन 15 सालों में फिर वो इसी जंगल राज की पार्टी में बैठे हुए थे। अब ये कौन सी सियासत था, ये कौन सा पॉलिटिकल विजन है कि अगर आपका टिकट नहीं मिला तो पिछला 15 साल जंगल राज हो जाए और ये मौजूदा 15 साल जो है डेवलपमेंट का राज हो जाए, सारी खूबियां आपको उसमें नजर आने लगे। ये तो मैंने रहमतुल्लाह साहब को जवाब दे दिया। अब आइए असफर उस्मानी साहब को। असफर उस्मानी साहब दावा कर रहे हैं तरक्कियों का विजन, इनके पास विजन है। इनके पास कौन सा विजन है? इनके पास देखिए, एक चीज समझ लीजिए अच्छी तरह से, और मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं ये बात कि जिस डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, रोड की, सड़क की, बिजली की, पानी की, ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और अब ये जनता अच्छी तरह जानती है कि जो डेवलपमेंट आया है 2005 से 2013 तक आया है, 14 तक आया है। 2014 के बाद यहाँ की डेवलपमेंट में एक हॉल सा एक ब्रेक सा लग गया। हमारे
नीतीश कुमार साहब 1.5 महीने के बाद महागठबंधन की सरकार छोड़ के, यूपी की सरकार छोड़ के फिर चले गए एनडीए के पास। किस दबाव में गए, किस मजबूरी में गए, वो बेहतर जानते हैं, इसका राज आज तो खुला नहीं है। लेकिन उसके बाद से बिहार में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा था वो रुक सा गया, उस पर ब्रेक सा लग गया है। उसके बाद बताएं हमारे अफसर शमसी साहब कौन सा डेवलपमेंट का काम हुआ। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको ये डेवलपमेंट का जरिया समझते ही नहीं है। ये रोड बनाने को, सड़क बनाने को, बिजली लाने को, फ्लाईओवर बनाने को डेवलपमेंट समझते हैं। असल चीज तो ह्यूमन रिसोर्स है। आप 15 साल में अपने ह्यूमन रिसोर्स को नहीं संभाल पाए। 15 साल में बिहार की ये दुर्गति बन गई है कि कल तक हमारे विद्यार्थी हाई स्कूल +2 करने के बाद दूसरे स्टेट्स में जाते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते थे पढ़ने के लिए। आज हमारा हाल यह है कि हमारे 6ठे क्लास के 7वें क्लास के बच्चे अपने देहातों को छोड़ के, अपने शहरों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां के जिलों में जा रहे हैं, वहां के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अब वहां गलियों में, कूचों में छोटे छोटे कमरे किराए पर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी स्थिति ये हो गई है। क्या हमारी सरकार को खबर नहीं है? ठीक है। तो अब इस पर ये कोई अगर मुख्तलिफ कामयाबियों का दावा करते रहे तो इसका क्या इलाज है? जनता बता रही है कि पिछले 15 सालों में जो जिसने सरकार चलाई है वो अपनी हुसूलियाबियां तो गिनवाएगा ही, उसके क्या कुछ उसने काम किया वो उसके बारे में तो बताएगा ही। सबके अपने अपने दावे और अपने अपने बयान हैं। मैं अमित जी के पास आना चाहूंगा, अमित सिंह के पास। अमित जी बहुत सुकून से सबको सुन रहे थे। अमित जी, जो बातें खासतौर से जो लोग सत्ता में बैठे हुए इख्तिदार में हैं और जो अपोजिशन में हैं, इन दोनों लोगों के अगर बयानों की हम बात करें तो किस तरह से बिहार के चुनाव को आप देख रहे हैं? इस बार बिहार के चुनाव जा किस तरफ रहे हैं? क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, कोई 10 लाख नौकरी दे रहा है, कोई 19 लाख नौकरी दे रहा है। क्या रोजगार के नाम पर ही बिहार के इस बार चुनाव हो रहे हैं? जात पात के नाम पर बिहार के चुनाव माने जाते थे, होते थे, उसी के इर्द गिर्द रहते थे। क्या कुछ बदलाव इस बार देख रहे हैं बिहार के चुनाव में? तो लगता है हमारी आवाज डॉक्टर अमित सिंह की तरफ नहीं जा रही है। हम उनसे कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की। फिलहाल हम रुख कर लेते हैं ये मिस्टर अफसर शमसी साहब का, अजफर शमसी साहब का, माफ कीजिएगा, जो कि बीजेपी स्पोक पर्सन हैं। अजफर शमसी साहब जो आरजेडी के युवा लीडर हैं तेजस्वी यादव, जो कि कह रहे हैं कि हम उनसे सवाल किया गया था कि रोजगार कैसे फराहम करेंगे बजट अगर नहीं होगा, तो उन्होंने कहा था कि हम सीएम और एमएलएस की तनख्वाह काटकर भी रोजगार फराहम करेंगे। तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? जो गरीब और मजदूर का पैसा काट करके पैसा लेके नौकरी देता हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये भी इल्जाम लगाया है आप पर कि जो बिहार का बजट है वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा हुकूमत है उसने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। मेरी बात तो सुन लीजिए, बीच में टोकेंगे या तो उन्हीं लोग से बुलवाइए आप। नहीं, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए शमसी साहब, बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि उनके दावे खोखले हैं, उनके दावे फर्जी हैं। उनके दावे इसलिए फर्जी हैं कि उनकी 10 लाख नौकरियां फर्जी हैं। और मैं ये भी आपके 19 लाख सही है, उनकी 10 लाख खोखली है। चलिए ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। चपरासी की नौकरी देने में जमीन लिखाते थे, बिहार की आवाम उन पर यकीन नहीं करेगी। नंबर 1। नंबर 2, डेवलपमेंट की उन्होंने बात की, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि मुद्रा योजना के तहत 60 लाख लोगों को 23,000 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे कि वो छोटे उद्योग बना सकें। 690 से अधिक कौशल विकास केंद्र बिहार में खोले गए और साथ साथ स्टार्टअप इंडिया के द्वारा 441 स्टार्टअप शुरू किए गए। एक बात है। दूसरी बात, हमने 8 करोड़ लोगों को गैस दिया, हमने 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि में दिया, हमने 50 करोड़ लोगों को देश के 5 लाख का बीमा दिया, हमने गरीब कल्याण के लिए अजफर शमसी साहब, ये काम तो आपकी सरकार ने किया है, ठीक है, बहुत अच्छा, इसकी सताइश होनी चाहिए। शमसी साहब जो काम नहीं हुए उन्हें क्यों नहीं गिना रहे हैं? नदियों पर पुल आज भी नहीं बने हैं, जो पुल बने हैं उनमें से कई पुल गिर गए हैं। आज भी बिहार में चमकी बुखार और काला बुखार जो है उससे भी लोग परेशान है, सैलाब से आज भी लोग परेशान है, रोजगार आज भी मसला है, एजुकेशन आज भी मसला है, हेल्थ आज भी मसला है। इस पर बात क्यों नहीं होती है? जो काम नहीं हुए हैं आपको कहना चाहिए कि जो काम नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा कहा। नीतीश कुमार जी को मैं कहीं पर सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जो काम हमारे छूट गए उसको हम आगे करेंगे, तो जो काम छूटे उस पर भी फोकस करना चाहिए। अजफर साहब,
ने कहा पुल टूट गए, अप्रोच पथ जो है, अप्रोच पथ और पुल में फर्क है। यही आरजेडी वाले बोलते हैं पुल टूट गया, पुल टूट गया। अरे पुल कहीं नहीं टूटा। अप्रोच पथ में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसको नियमानुकूल कार्रवाई हो रही है, नंबर 1। और रोजगार का भी जो हमने बताया कि आरजेडी पीरियड में सिर्फ 98,000 रोजगार मिले थे 15 साल में। हमने 7 लाख रोजगार दिए, जिसमें 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। अब जब एम्स खुला, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुली, जब यूनिवर्सिटीज खुली, सब जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, आईटीआई खुला, एएनएम खुला, जीएनएम खुला, तो हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। दूसरी तरफ हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और ये लोग क्या बात कर रहे हैं, इनकी बात पर बिहार की आवाम नहीं यकीन करेगी। जो डेवलपमेंट हमारे देश के मकबूल वजीर आजम ने शुरू किया है और जिसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार के मुख्यमंत्री बिहार अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, असफर शमसी साहब, इस पर हम और आगे बात करेंगे। और देख लीजिए, अमित सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अमित जी, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो गया था, मैं आपके पास पहले भी आया था, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। अमित सिंह जी, मेरा सवाल यह कि बिहार के चुनाव 2015 के मुकाबले में 2020 में किस तरह से बदले हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो जात पात के आसपास रहते थे। क्या इस बार के चुनाव आपको थोड़े से अलग लग रहे हैं? इस बार के चुनाव डेवलपमेंट और रोजगार के आसपास लग रहे हैं आपको? तो आपका क्वेश्चन मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि जो पैनलिस्ट लगातार बोल रहे हैं उन्हीं की आवाज आ रही है। ठीक है, शमसी साहब, आप शमसी साहब की आवाज थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, क्योंकि मेरा सवाल अमित जी से है। अबू हुरैरा जी, मैं आपका सवाल रिपीट कर देती हूँ। डॉक्टर अमित सिंह अबू हुरैरा पूछ रहे थे कि जो इस बार के इलेक्शन है वो 2015 से, या जो भी 15 साल का हुकूमत रही है जेडीयू और जेडीयू की, तो किस तरह मुख्तलिफ हैं इस बार के इलेक्शन? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 15 साल से इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी। और पिछले कई सालों से वो लगातार मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं और इस बार भी हैं। लेकिन जैसा पिछले 5 साल पहले अगर जाएं तो 5 साल पहले उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ के आरजेडी के साथ अपना नाता जोड़ा था और उस इशू पे चुनाव हुए थे। तो फिजा थोड़ी बिहार के चुनावों की बदली है, क्योंकि वापस नीतीश कुमार जो हैं बीजेपी के दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं और इस बार दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार जी ने, यानी जो बीजेपी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े, तब बिहार में कुछ सकारात्मक काम हुए। उसके बाद जब वो लालू जी के साथ चले गए तो जो 2 साल हैं वो कहीं ना कहीं विकास की गाड़ी पटरी पर उतरी और वो वापस फिर बीजेपी के साथ आए। लेकिन मुझे लगता है कि विकास की गाड़ी जो पटरी से उतरी थी वो दोबारा चढ़ नहीं पाई। तो जो मैं थोड़ा बहुत कुछ पैनलिस्टों को सुन पाया, तो बिहार में यानी 15 साल से पहले के बाद विकास तो हुआ, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं हो पाया जितनी तेजी से होना चाहिए था। अभी जो पैनलिस्ट थे वो बहुत सारे स्कूल, एम्स और ये सारे खोलने की बात तो कर रहे थे, लेकिन हमारे कई मित्र बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से पिछले 2 साल में वहां पे अध्यापक लगे हैं। आज भी उनको तनख्वाह 6-6 महीने बाद मिलती है। वो लोग इतने परेशान हैं कि सही समय पर उनको तनख्वाह नहीं मिल पाती है। तो विकास की एक अपनी अलग राह है, लेकिन जिस तेजी से विकास होना चाहिए, जो राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में वो नीतीश कुमार जी में थोड़ी कम नजर आई है। जी बिल्कुल। नेमतुल्लाह साहब, जो बिहार के लोगों को जो डेवलपमेंट, जो तरक्की चाहिए थी, उस रफ्तार में डेवलपमेंट नहीं मिला। अगर जेडीयू का यह दावा है, एनडीए का दावा है, नीतीश कुमार जी का दावा है कि तरक्की हुई है, लेकिन बिहार के लोगों को जिस रफ्तार में तरक्की मिलनी चाहिए थी उस रफ्तार में तरक्की नहीं मिली। नेमतुल्लाह साहब, क्या यह सच्चाई नहीं है? तुम जब खेले थे तब वहां नहीं आ रहा था, उसके बाद आया जब बोला तो पहले आ जाता कर लिया। नेमतुल्लाह साहब सुन पा रहे हैं मुझे? कि स्कूल जाती हैं, जी जी, पढ़ती हैं, जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी, कंटिन्यू कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। वही कह रहे थे कि जिस तरह से देहातों में, गाँव में जिस तरह से हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ स्कूल जाती हैं साइकिल पर चढ़ के,
और वो लगता है कि एक नया माहौल बन गया है। किसी भय और किसी डर के बिना वो अपना स्कूल जाती हैं और स्कूल से लौट के पढ़ के आती हैं। तो ये ड्रॉप आउट ख़त्म हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाना शुरू किए हैं और हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिल रही हैं। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, पहले क्या हालत थी, आज हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दवा मिल रहा है और इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। पहले गड्ढे में रोड था कि रोड में गड्ढा था, पता नहीं चलता था। आज जो लक्ष्य किया गया है कि किसी भी जगह से बिहार पटना हेडक्वार्टर में 5 से 6 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य जो नीतीश कुमार जी ने रखा था, आज वो उन्होंने पूरा किया। कहीं से भी आ सकते हैं 5 घंटे में। पूर्णिया किशनगंज सबसे दूर जगह पर है, वहाँ से भी आप 5 घंटे में आप पटना हेडक्वार्टर पहुँच सकते हैं। तो हर फील्ड में उन डेवलपमेंट हुआ है। आप हर जिला में ITI खुला, आप जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं हर जिले में। तो इस तरह से और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि जो कुछ अगर बाकी भी रह गया है तो अगर हमको मौका मिला काम करने का तो आगे उस चीज़ को हम पूरा करेंगे। ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है और काम हो रहा था। आज जिस तरह से गांव और देहात में 7 निश्चय के तहत जो पानी, बिजली और गली नली की योजनाएं जो चल रही हैं, वो देखने की बात है कि गांव में जाके देखिए वो शहर की तरह अब नजर आने लगा है। इसलिए उन्होंने 7 निश्चय 2 का भी ऐलान कर दिया है कि वो जो स्ट्रीट लाइट देंगे और उसको शहरों की तरह एकदम चमकाएंगे। नहीं, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। वाकई में डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। महफूज आलम साहब हमारे नुमाइंदे पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज लगातार बिहार के चुनाव को कवर करते रहे हैं। महफूज, पटना में आप कहां पर मौजूद हैं? बहुत वीवीआईपी सीट्स भी पटना में हैं जहां पर आज पोलिंग हो रही है। क्या कुछ माहौल है, क्योंकि अब 3.5 और 3 घंटे का वक्त और बचा है पोलिंग का? देखिए हुरैरा, अभी हम लोग मौजूद हैं फुलवारी असेंबली हलके में, जहां पे एनडीए और अजीम इत्तेहाद के बीच जो है सीधा फाइट है। इसके अलावा हम लोगों ने कई असेंबली हलकों का दौरा किया है। पटना साहिब में भी हम लोग मौजूद थे, बाकीपुर असेंबली हलका को भी हम लोगों ने देखा और दीघा असेंबली हलके को भी देखा। अगर वीआईपी सीट को देखें तो बाकीपुर असेंबली हलका काफ़ी वीआईपी सीट है, जहां नितिन नवीन और लब सिन्हा के बीच जो है सीधे फाइट है। पुष्पम प्रिया भी वहां के उम्मीदवार हैं। फुलवारी शरीफ इसलिए भी अहम है, फुलवारी शरीफ असेंबली हलका जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ श्याम रजक जो है यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। कभी वो आरजेडी में थे तभी चुनाव जीतते थे, जेडीयू में आए तभी भी उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन इस बार जो है वो चुनावी मैदान में नहीं है। उनकी जगह जेडीयू ने अरुण माझी को बनाया है, चूंकि वो जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। ये सीट अब सीपीआई के हाथ में आ गई है। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि अजीम इत्तेहाद और एनडीए के बीच में सीधे फाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज के चूंकि जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में पटना के लोग जो है पूरे तरीके से शिरकत कर रहे हैं। फुलवारी में अगर देखेंगे तो फुलवारी में ज़्यादा जोश और जज्बा देखने को मिलता है। आप देखिए कि किस तरह से अभी भीड़ है। अभी भी जिस पोलिंग बूथ पर हम लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। अपने हक रायदही को इस्तेमाल करने के लिए लोग पोलिंग बूथों पर लाइन में लगे हुए हैं। बड़ी तादाद में ख़वातीन भी यहाँ मौजूद है। लेकिन शहरों में जो है हुरैरा, जो ख़ास तौर से दिखाई दिया पटना में ख़ास तौर से, कि पोलिंग बूथों पर जिस हिसाब से लोगों को पहुँचना चाहिए था उस हिसाब से लोग पहुँचे नहीं। हालांकि लोग जो है बड़ी बात कहते ज़रूर हैं मसलों को लेकर, बुनियादी सवाल को लेकर, लेकिन हक रायदही का इस्तेमाल जिस दिन करना होता है वो अपने घरों में रह जाते हैं। हालांकि पोलिंग बूथों पर निकल कर आना चाहिए। इससे ज़्यादा लोग जो है गाँव और देही इलाकों में जो है पोलिंग बूथों पर नज़र आ रहे हैं बड़ी तादाद में। मुद्दे की अगर बात करें तो चूँकि पटना जो है आज 17 ज़िलों में पटना ज़िला भी शामिल है जहाँ पे इंतखाब हो रहा है। तो पटना जो है इसलिए भी अहम है, बिहार की राजधानी है, पटना में तमाम सहूलतें मैसर है लोगों को, आम लोगों को। फिर भी यहाँ पे कई सवाल अभी भी बने हैं
जिसके नतीजे में लोग जो है उन मुद्दों को उठा रहे हैं। बात अगर पटना के अलावा दूसरे इलाकों की करते हैं, वहाँ ज़्यादा मसाइल हैं। शहर के मामले में अगर कहें तो पटना शहर में तमाम बुनियादी सहूलतें लोगों को कुछ हद तक मैसर है, लेकिन बाकी बिहार का कोई ऐसा ज़िला नहीं और कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे इतनी सहूलतें हो। बावजूद इसके पटना में देखें तो बुनियादी सवाल लोगों के साफ़ सफाई से लेकर, पानी से लेकर, इलेक्ट्रिसिटी के मसले से लेकर और रोज़गार के मसले से लेकर बने हुए हैं। चूँकि कई लोग बैठे हुए हैं इस डिबेट में, बीजेपी के अजफर शमसी साहब भी हैं, जेडीयू के भी हैं, तो ये सवाल उन लोगों के लिए काफ़ी अहम हो जाता है जब ये बात कहते हैं कि बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, बदलाव बिहार में हुआ है, लेकिन फिर भी बदलाव की बात की जा रही है। नीतीश कुमार खुद भी बदलाव करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी बदलाव करने की बात कर रही है, अजीम इत्तेहाद बदलाव की बात कर रही है। वो बदलाव दरअसल क्या है? वो बदलाव रोजगार से जुड़ा है, यानी रोजगार देने की कोशिश और रोजगार देने का दावा और नारा लेकर तमाम सियासी पार्टियां अभी इंतखाबी मैदान में है। लेकिन सवाल है कि बिहार में आज भी अगर 46% लोग बेरोजगार हों तो सियासी पार्टियों के लिए अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिर उन्होंने किया क्या। दूसरी तरफ हुरैरा 15 साल बनाम 15 साल की सियासत शुरू दिन से चल रही है, अभी भी वो कायम है। एक इत्तेहाद कहता है कि 15 साल पुराना साबका हुकूमत जो है बिहार के लिए अच्छा नहीं था, तो साबका जो अजीम इत्तेहाद है वो कहता है एनडीए हुकूमत 15 सालों में कुछ नहीं की। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि आज भी दूर दराज के इलाकों में, मगरबी चंपारण में, मशरकी चंपारण में या शिवहर, सीतामढ़ी और गोपालगंज और सीवान में जब लोग जो महफूज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हम उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेते हैं। मैं क्योंकि आपने तस्करा अजफर शमसी साहब का किया, इसके अलावा मेरे साथ अनवर हुसैन साहब आरजेडी से, जेडीयू से नेमतुल्लाह साहब और इनके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट अमित सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजफर शमसी साहब, बड़ा अच्छा यहां पर सवाल महफूज ने उठाया कि जब 15 सालों में डेवलपमेंट हुआ है तो फिर अब डेवलपमेंट की बार बार बातें क्यों की जा रही हैं? फिर क्यों कहा जा रहा है कि मजीद बिहार को और ज्यादा चमकाया जाएगा? जब आप डेवलपमेंट पर काम कर ही रहे हैं तो डेवलपमेंट के का चर्चा क्यों इतना ज्यादा हो रहा है चुनाव में? ठीक तो है, बहुत गौर से सुन रहा था। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि देखिए फर्क साफ है। फर्क इसलिए साफ है कि 2005-6 में जो बिहार स्टेट का बजट था वो 22,000 करोड़ था और 2020-21 में ये बढ़कर 2,11,000 करोड़ हो गया। तो नेचुरल है कि जो बजट 22,000 करोड़ था वो 2,11,000 करोड़ हो गया। तो डेवलपमेंट और विकास तो हुआ है। ये सही आप कह रहे हैं कि इसके स्पीड जी बिल्कुल। मैं ये सवाल नेमतुल्लाह साहब से ले लेता हूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। नेमतुल्लाह साहब, क्योंकि बार बार बजट पर फोकस कर रहे हैं अजफर शमसी साहब, सवाल ये उठ रहा है कि आप 2005 से लेकर 2020 तक रहे, 2020 में अब आप एक तरह से हैं, 2020 में एंटर कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि 2015 में ये बजट था, 2020 में ये बजट है, 2020 में इतना ज्यादा बढ़ गया, तो क्या ये चीज सही है? ये तर्क सही है? का कोई सीमा नहीं होता। डेवलपमेंट दिन पर दिन बढ़ता जाता है, लोगों की ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं, लोग और उनकी जो इच्छा है वो भी होती है कि आज ये हो गया था और हो जाए। और इसी को देखते हुए और समाज को देखते हुए बजट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हो रहा है। बजट जो था उससे बढ़ के जो 22,000 था उससे 2,11,000 आवाम से माफी मांगना पड़ा। कम से कम एनडीए की सरकार ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया और जो आवाम का एक्सपेक्टेशन था। शमसी साहब आ रहा हूं, मैंने आपकी बात सुन ली। अब नेमतुल्लाह साहब से इसी सवाल का मैं जवाब ले रहा हूं। जी नेमतुल्लाह साहब, यानी बजट बढ़ रहा है तो तरक्की हो रही है, ये आपका दावा है? बिल्कुल। अगर खर्च नहीं होगा और उसमें डेवलपमेंट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा बजट बढ़ा के उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो क्यों ये होगा? अगर उसी तरह बजट में तो होगा नहीं। हर तरह से हर फील्ड में तरक्की देना है तो उसमें तो बजट का बढ़ाना ज़रूरी है, इसीलिए बजट को बढ़ाया गया है। और
हर फील्ड में माइनॉरिटी के लिए भी बजट जो था उसको भी बढ़ाया गया और उनके लिए भी बहुत सारे। ठीक है अमित जी, मैं महफूज इसी इशू पर आऊंगा। जो बात नेमतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि बजट अगर बढ़ रहा है इसके माने ये कि डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रहा है, जमीनी सतह पर इस बजट का इस्तेमाल कितना हो रहा है यह भी बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अमित सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमित सिंह, जो बात यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है और खासतौर से जो डिबेट में हमारे साथ बीजेपी और जेडीयू के लीडर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि बजट पिछले 15 सालों में कहां से कहां चला गया। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बजट बढ़ा तो क्या जमीनी सतह पर वो चीजें हुई, डेवलपमेंट क्या जमीनी सतह पर हुआ? जी अबू जी आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि बजट तो इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जमीनी स्तर पे उस बजट का इस्तेमाल हुआ है क्या। लेकिन अगर चुनावों से पहले की अगर हम लोग बात करें तो यानी मुझे नहीं लगता है कि जो पूरा का पूरा बजट विकास में इस्तेमाल हुआ। घोषणाएं तो हुई लेकिन वो जमीनी स्तर पर उतरकर सामने आई नहीं। और पिछले ही साल जब पटना में बारिश हुई थी तो लगभग पूरा पटना बाढ़ में बह रहा था। तो डेवलपमेंट तो दिख रहा है कि घोषणाएं करने से ही काम नहीं चलेगा। वो जो बजट आप हजारों लाखों करोड़ों का जब घोषित करते हैं तो उसको जमीन पर उतारना भी पड़ेगा, और जो कि जमीन पर उतरता हुआ नजर नहीं आया है। और इसी वजह से इस बार के चुनावों में भी बजट की बात हो रही है। बिल्कुल महफूज, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जमीनी हकीकत आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। आप लगातार चुनाव से और पटना से और बिहार के जो हालात हैं उनसे लगातार जुड़े रहते हैं, जो लोगों के मसाइल होते हैं उस पर भी आप लगातार कवरेज करते रहते हैं। महफूज, बड़ा सवाल जो नेमतुल्लाह साहब अभी यहां पर कह रहे थे, असफर शमसी साहब कह रहे थे कि बजट बढ़ा है तो डेवलपमेंट भी हुआ है। पिछले साल की बात है, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पटना में जिस तरह के पानी भराव की वजह से, सैलाब की वजह से जिस तरह के हालात हुए थे, वो पोल खुल गई थी एक तरह से 14 और 15 साल की सरकार की। क्या वाकई में जमीनी सतह पर काम हुआ है? बजट तो बढ़ा है लेकिन क्या काम भी हुआ है? देखिए हुरैरा, अगर बात की जाए कि ये बार बार जो है दावा किया जाता है कि बजट बढ़ा है, और बजट बढ़ाकर जो है एक तरह से कहें कि ये बताने की कोशिश की जाती है कि बिहार में बहुत काम हुआ है। देखिए, जो काम हुआ है वो अपनी जगह पर है और वो चीज़ें दिखती है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर देखें तो बारिश के पानी में पटना डूब जाता है, सरकार को कोई फिक्र नहीं होती है। बारिश के पानी में लोग जो है कई कई दिनों तक अपने घरों में कैद रहते हैं और किसी सियासी पार्टियों को ये फुर्सत नहीं मिलती है कि वहाँ जाकर ग्राउंड पर काम करे। इंतखाबात आता है तो चूंकि वोट लेना है और वोट की सियासत करनी है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें होती है, बुनियादी सहूलतों को हल करने का दावा किया जाता है। पटना का जिसका जिक्र आपने किया, पटना का एक हिस्सा जो है पूरे तरीके से बारिश के पानी में डूबा हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी सियासी पार्टी का बड़ा लीडर वहां जाने की जहमत नहीं किया। एक आध लीडरों को अगर छोड़ देते, कोई बड़ा नामचीन जो लीडर हैं, जो पार्टियां यहाँ पे इंतखाब लड़ रही हैं और जो कह रही हैं कि एक दूसरे के साथ जो है उनका मुकाबला है, उनके लीडर तो बिल्कुल वहां पे नहीं दिखे। तो ये अपने आप में, जब पटना में ये मामला हो सकता है तो दूसरे जिलों में क्या तस्वीर होगी इसका अंदाजा लगाना आसान है। एक सवाल यहाँ हुरैरा ये भी है कि ये बार बार कहा जाता है कि एक हुकूमत में शाम 8 बजे आप निकल नहीं सकते थे घर से। ये भी एक सियासत का हिस्सा है कहीं ना कहीं। वो इसलिए भी कि कितने लोग बिहार में ऐसे हैं जो 8 बजे के बाद आइसक्रीम खाने अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं। शायद जो है जब आप देखेंगे, माशी हालत लोगों की देखेंगे और रोजगार देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल है, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि हेल्थ के सेक्टर में यहाँ काम होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की मुद्दत कार में हेल्थ के सेक्टर जो है, लोगों ने देखा कि किस तरह हेल्थ के सेक्टर पर बिहार में काम हुआ है। जब लोगों को इतनी भारी मुश्किलें उठानी पड़ी, एक तरह से कहें हेल्थ का शोबा जो है ज़मींदोज हो गया, वो नज़ारा जो है सामने है लोगों के। तो हेल्थ के सेक्टर के अलावा रोजगार के मसले पर काम होना चाहिए था। लोग जो है क्या चाह रहे हैं, बिहार के लोग दरअसल चाहते क्या है, जब वो आते हैं वोट देने तो उनकी ख्वाहिश क्या होती है, उनके जहन में क्या चलता है, उनका दिल क्या कहता है। जब हम लोग वोटरों से बात करते हैं तो देखिए, वोटर जो है काफ़ी परेशान रहता है, न सिर्फ एक पार्टी से बल्कि वो करीब हर पार्टियों से परेशान है, उन उम्मीदवारों से परेशान है जो उनसे वादे करते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमारा बुनियादी स्ट्रक्चर कब ठीक होगा। बुनियादी सवाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, चाहे असफर शमसी साहब हो, अनवर हुसैन साहब या नेमतुल्लाह साहब, क्या इनसे कोई सवाल आप करना चाह रहे हैं आज के दूसरे मरहले से मुतालिक या बिहार के जो मौजूदा सियासी हालात हैं?
महफूज जी, महफूज मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 जी, सवाल दोहराया जाए, आवाज नहीं आ रही थी। जी महफूज, मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन ब्रेक से लौट कर हम आएंगे। तो तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए। मैं चाह रहा था कि जो जमीनी हकीकत है, जो कुछ आप देख पा रहे हैं और जो कुछ पिछले 15 साल में हुआ, जो कुछ 5 साल में हुआ, या हालिया दिनों कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौर में, क्या कुछ बिहार के लोगों का कहना है, जमीनी जो काम हुए उसके ऊपर, इस पर भी हम बात करेंगे। और मैं चाहता, जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे आप भी कुछ सवाल कीजिए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन वही अपील फिर आपसे करूंगा कि अगर अभी तक आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है, अपना वोट नहीं डाला है, पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे, तो अभी भी वक्त है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त अभी भी बचा हुआ है। अपना वोट डालिए, जमहूरियत को मजबूत कीजिए। छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।